अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MQM लंदन ग्रुप के बानी कायद अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन के अरूजो ज़वाल की दास्तान आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अल्ताफ़ हुसैन पर बहुत सारे कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। टॉर्चर सेल, जहां पर प्लास से लोगों के नाखून निकाले जाते थे और उनके सरों में ड्रिल मशीनों से सुराख करके खुफिया कब्रों में दफना दिया जाता था। ये सब MQM से मंसूब था। कराची में बोरीबंद लाशों को भी MQM से जोड़ा जाता था। ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ KPK, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं और इनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना WhatsApp नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन 17 सितंबर सन 1953 को कराची में एक मतवसत घराने में पैदा हुए। इनके दादा मौलाना मुफ्ती रमज़ान हुसैन आगरा UP के मुफ्ती और आलिम दीन थे। इनके वालिद नज़ीर हुसैन इंडिया में स्टेशन मास्टर थे। हसूल आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में एक कारखाने में क्लर्क मुकर्रर हुए। 13 मार्च सन 1967 को इनका इंतकाल हुआ, जबकि इनकी वालदा मरहूमा खुर्शीद बेगम का भी इंतकाल 5 दिसंबर सन 1985 को हुआ। ये घराना कराची में पहले एबीसीना लाइंस और फिर जहांगीर रोड के सरकारी क्वार्टरों में आबाद रहा। अल्ताफ़ हुसैन ने सन 1969 में गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जेल रोड से मैट्रिक किया। सन 1970 में सिटी कॉलेज में इंटर साइंस के तालिब इल्म थे कि जनरल याहिया खान की हुकूमत ने लाजमी फ़ौजी सर्विस का एक मंसूबा नेशनल कैडेट सर्विस स्कीम शुरू किया, जिसके तहत हर मैट्रिक पास नौजवान के लिए 1 साल तक लाजमी तौर पर फ़ौजी खिदमात अंजाम देना थीं। चुनाचे अल्ताफ़ हुसैन भी इस स्कीम के लिए बतौर कैडेट मुंतखब हुए। इब्तदाई तरबियत कराची कैंट से शुरू की, फिर हैदराबाद कैंट मुंतकिल हो गए। इस दौरान में मशरकी पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। दौरान जंग ही नेशनल कैडेट सर्विस स्कीम के तमाम कैडेटों को 57 बलोच रेजिमेंट में तब्दील कर दिया गया। फिर मकरान के साहल पर वाक़या बंदरगाह में तरबियत दी गई। ये तरबीती कोर्स 1 साल में मुकम्मल कर लेने के बाद इंटरमीडिएट की सनद ली। सन 1974 में जामिया कराची से B फार्मेसी करने के बाद M फार्मेसी में दाखिला लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर हो गए। कराची के 7th डे हस्पताल में बतौर ट्रेनी काम किया और 2 गैर मुल्की दवा साज इदारों में भी मुलाजमत इख्तियार की। अमली सियासत का आगाज़ जामिया कराची से बतौर तालिब इल्म किया। अल्ताफ़ हुसैन ने मुहाजिर तलबा को मुनज़्ज़म करके 11 जून सन 1978 को आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और इसके बानी और चेयरमैन रहे। ये तंजीम फ़ौरन ही इस कदर मकबूल हो गई कि दूसरी तलबा तंजीमें इसकी मकबूलियत से खौफज़दा होकर इसे तशद्दुद का निशाना बनाने लगीं। यूनिवर्सिटी कैंपस में आए रोज़ तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। अल्ताफ़ हुसैन को सन 1979 में इस वक्त की मार्शाल्लाह हुकूमत ने बांग्लादेश में महसूर पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें 5 कोड़ों और 9 माह की कैद की सज़ा सुनाई। अल्ताफ़ हुसैन 9 माह कैद में रहने के बाद रिहा हुए। इस दौरान इनके अहले खाना पर दबाव डाला गया कि वो अल्ताफ़ हुसैन को मजबूर करें कि वो माफ़ीनामा लिख कर दें, लेकिन इनकी वालदा ने इनकार कर दिया।
رہائی کے بعد الطاف حسین نے مہاجر طلبہ تنظیم کو پورے کراچی میں متعارف و منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے رفقائے کار کے ساتھ مل کر غیر معمولی محنت سے 20 روپے چندہ لے کر تنظیم کے تعارفی کتابچے شائع کیے جو دوسرے تیسرے روز شائع ہوتے تھے۔ یوں یہ تنظیم پورے کراچی میں مشہور ہونے لگی۔ 18 مارچ سن 1984 کو الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ کے قیام کا اعلان کیا جو بعد میں سارے ملک میں پھیل گئی۔ سن 1984 میں اپنے تشکیلی دور میں کراچی میں لسانی فسادات کا آغاز ہوا تو ایم کیو ایم ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی۔ ان فسادات میں الطاف حسین کی شہرت اور بدنامی دونوں میں اضافہ ہوا۔ کراچی کے فسادات کے دوران ہی الطاف حسین نے سندھ کے دوسرے شہروں کے جہاں مہاجر باکثرت آباد تھے وسیع دورے کیے اور ایم کیو ایم کے لیے اخلاقی حمایت حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں ایم کیو ایم ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ یوں اس دور سے آج تک ہونے والے تمام انتخابات میں کراچی سمیت سندھ کے دوسرے علاقوں میں مہاجر آبادی والے علاقوں میں انہی کے امیدوار کامیاب ہوتے تھے۔ سن 1992 میں سندھ کے دیہی علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال اور بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ الطاف حسین اور ان کی پارٹی جو ان فسادات میں شامل تھی اس آپریشن کا نشانہ بنی۔ الطاف حسین اس آپریشن سے قبل ہی لندن فرار ہو چکے تھے۔ اس دور میں ایم کیو ایم کی تشدد امیز سیاست کا پردہ فاش ہوا، ٹارچر سیل اور خفیہ قبریں دریافت ہوئیں۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر قتل اور دوسرے جرائم کے حوالے سے مقدمات قائم کیے گئے۔ اس دور میں الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور یوں عامر خان، آفاق احمد، محمد ارشاد، بدر اقبال، منصور چاچا وغیرہ نے الگ ہو کر اپنی علیحدہ جماعت ایم کیو ایم حقیقی کی بنیاد رکھی۔ جولائی سن 1997 میں ایم کیو ایم کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا، جس میں صرف مہاجر سیاست سے ہٹ کر تمام مظلوم طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کی گئی۔ سن 2002 کے انتخابات کے بعد الطاف حسین کی پارٹی نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کیا اور حکومت میں شامل ہوئی۔ یوں ان کے بہت سے جلا وطن رہنما واپس آئے۔ سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی ان کی پارٹی کو ملا۔ پرویز مشرف کے حامیوں میں اس جماعت کا شمار ہوتا ہے اور آج تک الطاف حسین اور ان کی جماعت پرویز مشرف کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ سن 2008 کے انتخابات میں اپنی درینہ مخالف پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا۔ یوں الطاف زرداری بھائی بھائی کا نعرہ سامنے آیا۔ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ بنی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات بار بار سامنے آتے رہے۔ بالآخر ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر دیا اور حکومت سے باہر آ گئے۔ الطاف حسین پاکستانی سیاست کی ایک متنازع شخصیت ہیں جن کے چاہنے والے اور مخالفین دونوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ الطاف حسین فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں لیکن وہ جمہوری حکومت میں فوج کے محدود کردار کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کی اس وقت تک حمایت نہیں کی جب تک انہوں نے مارشاء اللہ ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کی بنیاد نہیں رکھی۔ وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں لیکن پاکستان کے مخصوص سماجی ڈھانچے میں ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں بھی شمولیت اختیار کرنے پر مجبور ہیں تاکہ سندھ کے دیہی علاقوں کی عوام کے نمائندگی پاکستان کے جمہوری اداروں میں باقی رہے۔ سن 1991 میں الطاف حسین کے اوپر ہونے والے ایک ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ایم کیو ایم کی قیادت اور کارکنوں نے انہیں برطانیہ بھیج دیا اور اس وقت سے وہ لندن میں ہی رہتے ہیں۔ سن 2001 دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد الطاف حسین نے برطانوی وزیر اعظم کے نام خط میں سندھ کے شہروں اور دیہات میں جہادی عناصر پر معلومات برطانیہ کو دینے کی پیشکش کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اپنے آپ کو شریک بنایا۔ برطانیہ نے سن 2002 میں الطاف حسین کو برطانوی شہریت دے دی۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت پر الزام لگائے جاتے رہے لیکن وہ ان کے کارکنان ہمیشہ عدالتوں سے بری ہوتے رہے۔ الطاف حسین کی جماعت کے 15,000 سے زائد کارکنان کراچی کی غیر مقامی پولیس اور رینجرز کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سینکڑوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لینے کے بعد قتل کر دیا جبکہ بے شمار ایسے ہیں جو گھروں سے گرفتار کیے گئے لیکن ان کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔
कराची में 200 पुलिस अफसरों को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी इन पर लगा, लेकिन ये कभी किसी अदालत में साबित न हो सका। गार्जियन अखबार ने ख्याल जाहिर किया कि बरतानिया जो कराची में बड़े पैमाने पर जासूसी कार्रवाइयों में मुलव्विस है, मुत्तहिदा और अल्ताफ़ हुसैन इसमें भरपूर ताउन करते हैं, जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि अल्ताफ़ हुसैन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से कतई नज़र करते हुए इनके साथ अच्छे रवाबित रखें और भरपूर ताउन करें। सन 2013 के इंतखाबात के बाद अल्ताफ़ हुसैन पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को धमकियां और जोहरा शाहिद हुसैन के कत्ल के इल्ज़ामात लगाए गए और बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बरतानवी पुलिस को ईमेल पैगामात भेजे, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड यार्ड ने अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ तफ्तीश शुरू की, लेकिन बाद में स्कॉटलैंड यार्ड ने तफ्तीश के बाद इन तमाम इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। जून सन 2013 में मुत्तहिदा के रहनुमा इमरान फारूकी के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में बरतानवी पासबान ने अल्ताफ़ हुसैन के घर छापा मारा, जिसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने तफ्तीश मुकम्मल होने तक जमात की क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, मगर अगले ही रोज़ कारकुनान और अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल और इसरार पर इस्तीफ़ा वापस ले लिया। छापे की खबर पाकिस्तानी अखबारात में छपी और खुद अल्ताफ़ हुसैन ने इसका इंकशाफ किया। अल्ताफ़ हुसैन ने शिकायत की कि पुलिस इनके घर और दफ्तर से कुछ रकम ले गई है और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की तफ्तीश कर रही है। BBC ने तफ्तीश के मुतालिक छोटा सा प्रोग्राम पेश किया। बाद में MQM की कानूनी टीम की तरफ से नोटिस दिए जाने पर BBC ने तफसीलात नशर करने का इरादा मुलतवी कर दिया। अल्ताफ़ हुसैन के भतीजे को थोड़ी मुद्दत के लिए गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। 11 मार्च सन 2015 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सदर दफ्तर 90 पर पाकिस्तान रेंजर्स ने छापा मारा और मुत्तहिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें सजाए मौत पाने वाले कैदी और ऐसे अफराद भी शामिल थे जिनके खिलाफ FIRs दर्ज थीं। 17 मार्च सन 2015 को अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कर्नल ताहिर की मदय्यत में पाकिस्तान रेंजर्स के अहलकारों को धमकाने के जवाब में कराची के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सियासत में अल्ताफ़ हुसैन अपनी जमात को तरक्की पसंद बताते हैं। भारत में तकरीर करते हुए अल्ताफ़ हुसैन ने क़याम पाकिस्तान को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी गलती करार दिया। अल्ताफ़ हुसैन ने कई मरतबा अपनी तकारीर में बराह रास्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को धमकी दी। इसके अलावा अपनी तकारीर में उन्होंने गैर मुल्की अनासर से कई मरतबा पाकिस्तान में मुदाखलत का मुतालबा भी किया, जिसके जवाब में उस वक्त के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान निसार अली खान ने इन पर तनकीद करते हुए कहा कि कोई मुहिब्बुल वतन शहरी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि रा और नेटो जैसी गैर मुल्की एजेंसियों से इमदाद मांगे। इसलिए ये फैसला किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान और बरतानिया दोनों में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं, जिनमें इमरान फारूक कत्ल केस, जोहरा शाहिद कत्ल केस और अजीम तारक कत्ल केस सबसे ज़्यादा मुतहरिक हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अगर सियासत को इबादत समझकर किया जाए तो ना सिर्फ दुनिया में इज्जत मिलती है बल्कि इंसान की आखिरत भी संवर जाती है, मगर बदकिस्मती से माजी में सियासत की आड़ में ना सिर्फ बदतरीन जराइम किए गए बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी पूरी दुनिया में ख़राब किया गया। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद ज़लीलो ख्वार होता है बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बायस बनता है। जुर्म की दुनिया दूर ही से अच्छी लगती है, जब इंसान इसमें दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है ताकि वो इनसे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें, अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बायस फ़ख्र होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।